हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शंस में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लिया। ओके, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है रिलेशन फंक्शन के मिसलेनियस के, इसके पहले के अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ क्लिक करिए, आपको पूरी रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने पूरा सिलेबस आपका पिन कर दिया कमेंट करके, ठीक है। तो वहाँ से जो भी चैप्टर्स आपको करने हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोमेन एंड रेंज निकालने के कुछ ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी हम आपको अलग से भी प्रैक्टिस कराएंगे, बट अभी के लिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कह रहा है एक फंक्शन है f, ठीक है, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है क्या कि f ऑफ x कितना होता है, x² अपॉन 1 प्लस x²। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है क्या, सच दैट x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये है कि ध्यान से चेक करिएगा कि f ऑफ x जो होता है वो क्या होता है भाई, ये रही इनपुट और ये रही आउटपुट। मतलब जब आप इनपुट एज x डालोगे तो ये फंक्शन आपको आउटपुट क्या देगा, x² अपॉन 1 प्लस x², यानी कि x² अपॉन 1 प्लस x²। और क्या बोला जा रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और ये x किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। और ऑब्वियसली आप अगर चेक करो, वैसे तो उन्होंने यहाँ हमसे रेंज ऑफ द फंक्शन f पूछी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डोमेन इन्होंने खुद ही दी हुई है। चेक करिए जरा, x बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इसकी देखिए डोमेन भी हम यहाँ लिख ही लेते हैं, ठीक है। डोमेन इसकी बच्चों क्या है, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। वाई? बिकॉज अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से चेक करिए, कभी भी ये f ऑफ x बाय g ऑफ x टाइप का है, तो कभी भी ये इसका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, ये जो नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे क्या है, 1 प्लस x² है। x² हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप x की वैल्यू 0 भी डाल दो, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 नीचे 1 आ जाएगा, तो नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे क्या, डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर y एज ये जो इसका डिनोमिनेटर है 1 प्लस x² कांट बी इक्वल टू 0, ये कभी 0 ही नहीं हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से आप कुछ भी x सेलेक्ट करो, कोई भी, आप खुद भी चेक कर सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर में से आप कोई भी x सेलेक्ट करो, मतलब कोई भी x सेलेक्ट करने का मतलब कोई भी रियल नंबर आप लो और यहाँ पर पुट करो, तो ये 1 प्लस x² कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो ये f ऑफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसलिए इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब बात करते हैं क्या, इसकी रेंज की, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जब हम रेंज की बात करेंगे, ठीक, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बात ये हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से चेक करिए, कि इसमें हमको एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। और वो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप समझिए जरा बात को। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। आपको कुछ ऐसी इनइक्वालिटी मिले कि ऊपर भी अगर लीनियर फंक्शन हो और नीचे भी अगर लीनियर फंक्शन हो, ठीक है। देखिए ऊपर भी लीनियर फंक्शन है, मतलब x की पावर 1 है, और नीचे भी लीनियर फंक्शन है। तो ऐसी जब इनइक्वालिटी मिलेगी, ये आपको दिया ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, समझिए। आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। वैसे ही आप लीनियर इनइक्वेशंस में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे, बट अभी तो नहीं सीखा है हमने, चैप्टर नंबर 6 में सीखोगे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो, ऐसा अगर आपको कुछ मिल जाए, x मिल जाए, यहाँ पे y मिल जाए, ये सब मैटर नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक बार न्यूमरेटर किसके इक्वल रखना है, 0 के, तो y की वैल्यू निकालनी। तो y माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो, y की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। तो ध्यान से चेक करो, नंबर लाइन पे यहाँ कहीं 0 होता है, तो y माइनस 2 को आपने 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। एक बार इसको 0 रख के वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे नंबर लाइन पे जाके उसको मेंशन कर लेना है, उसको प्लॉट कर लेना है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स इस तरीके से निकालेंगे इसमें। y प्लस 2 की वैल्यू 0 रखो, y प्लस 2 की वैल्यू 0 रखो, तो y इज इक्वल टू व्हाट, -2। इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया -2, और इसमें इसका 0 का कोई काम नहीं होगा, बस हमने आपको दिखाया है। तो इस तरीके से जब ऐसी इनइक्वेशंस होंगी तो ये आपकी जो नंबर लाइन होगी वो 3 इंटरवल में ब्रेक हो जाएगी, 3 इंटरवल में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। एक -2 के लेफ्ट में और एक -2 से 2 के बीच में और 2 के राइट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट प्लस माइनस प्लस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस माइनस प्लस लगाना है, ठीक, ये लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है आपको, ध्यान से चेक करिए। अब आपको ये चेक करना है कि
अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपको प्लस वाला रीजन लेना है। कौन सा लेना है? प्लस वाला रीजन। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपको प्लस वाला रीजन लेना है। यानी कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? y की वैल्यू हो सकती है y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से लेकर, देखो ये प्लस वाला रीजन लेना और ये वाला जब यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। ठीक, तो प्लस वाला रीजन कहाँ से कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? -2 तक। ठीक, अभी हमने -2 पे ओपन किया है। ठीक, और इसका यूनियन लेना आपको इस इंटरवल के साथ। ये इंटरवल क्या है? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका यूनियन लेना आपको 2 से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपको चेक करना है, देखिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूडेड होते नहीं है। ठीक है, तो आपको ये -2 और 2 पे भी जाके चेक करना है कि हम क्लोज करें कि ओपन करें। इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे कि ये जो भी कुछ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये -2 और +2 के लिए डिफाइन है कि नहीं है। तो इसमें -2 रखिए अगर आप, तो नहीं डिफाइन है, चेक करो। अगर नीचे आप -2 रख दोगे, y की वैल्यू -2 रखो। ठीक है, तो ऊपर से तो मेरे को मतलब नहीं, नीचे अगर -2 रख दोगे तो -2 + 2 नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि -2 नहीं आ सकता है। तो -2 पे ओपन रहेगा। अब 2 आ सकता है, जाके रखो। हाँ 2 आ सकता है, नीचे 2 रखोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये डिफाइन रहेगा। यानी कि 2 पे हम क्या कर सकते हैं? क्लोज। ऐसे करके करते हैं हम। ठीक, अब सुनो, अगर मान लो यही इनइक्वालिटी हमारी ऐसी होती, कैसी? y - 2 अपॉन y + 2, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हमारे पास लेस देन और क्या होता है? इक्वल टू। लेस देन का साइन होता तो हम सारा काम ऐसे ही करते, बट जब लेस देन होता है तो हम नेगेटिव वाला रीजन लेते हैं, ये वाला रीजन लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ? -2 से लेके 2 तक। ठीक है, -2 से लेके 2 तक। बात समझ में आई? अब आपको फिर से जाके चेक करना है कि -2 पे क्लोज होगा कि 2 पे क्लोज होगा। कैसे चेक करेंगे उसको? क्लोज तो पक्का होगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है। जब भी इक्वल, अगर केवल ऐसा होता तो हम ओपन इंटरवल करके दोनों तरफ छोड़ देते हैं। ठीक है, बट इक्वल टू भी है यहाँ पर, तो आपको क्लोज तो कहीं ना कहीं होगा, चाहे 2 पे क्लोज होगा चाहे -2 पे क्लोज होगा। ठीक, तो कैसे इसको चेक करेंगे? अब इसमें जाके चेक करिए, y = -2 नहीं रखा जा सकता, यानी कि -2 पे तो ओपन होगा और 2 पे क्या होगा? क्लोज। 2 को आप ले सकते हो, ये -2 से 2 के बीच में सभी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से करते हैं। फिर से मोटी मोटी बात, ऐसा अगर आपको दिखे, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 तो आपको प्लस वाले रीजन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे जाके आपको चेक करना है कहाँ क्लोज होगा, कहाँ ओपन होगा। और उसके बाद अगर लेस देन इक्वल टू 0 तो क्या करना है आपको? तो आपको नेगेटिव वाला रीजन चूज करना है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है, देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि y अपॉन ऐसा दिख जाएगा आपको, y/2 - y। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो y होगा उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या हमने बोला? y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे तो y का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। भाई y के आगे कुछ नहीं तो -1 मानेंगे ना। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, यहाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या ऊपर अगर ऐसा होता तो ऊपर से कॉमन ले लेते माइनस। ठीक है, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया नीचे से, तो ये y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, ऐसा हो जाता है। अब ये नेगेटिव को नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात क्या है? सेम। तो -y/y - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है? आपको बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कैसा होगा? नेगेटिव। y का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक, तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए। जब आप -1 से राइट में करोगे, -1 से लेफ्ट में करोगे, तो ये y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और अपॉन y - 2। ठीक है, अब राइट में जब आप -1 से करोगे तो -1 × 0 0 आ जाएगा। मैंने बोला था जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। ठीक, अब इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? इसको आप लिख सकते हो y - 0। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेंगे? y - 0 को 0 के इक्वल रखो, y की वैल्यू 0 आएगी। y - 2 को 0 के इक्वल रखो तो y की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? 0 और 2। तो हम 0 और 2 को लेंगे और फिर 3 इंटरवल बना लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप कुछ बच्चे क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को रट लेते हैं। ठीक है, और फिर बात सब गड़बड़ होने लगती है। ठीक है, तो रटना नहीं, यही रीज़न है मैं इतना टाइम देता हूँ अपने वीडियोज़ में। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करना है। चलिए आइए जरा यहाँ पर। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? रेंज निकालने के लिए लेट, ये जो f(x) है इसको हमने y अज्यूम कर लिया, तो लेट y = f(x) = x² अपॉन 1 + x²। ठीक, तो जब y = f(x) आपने मान लिया तो आप y = ये भी लिख सकते हो, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास? y = x² अपॉन 1 + x²। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से जरा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y × 1 y और प्लस y × x²।
वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा। अब एक काम करिए क्या कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए आप, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अच्छा एक काम करो, राइट वाले को लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट वाले को राइट में, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये राइट वाले को हमने लेफ्ट में लिख लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई आ गया। अब यहाँ से आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वाई बचा इज इक्वल्स टू वाई। बात समझ में आई। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, 1 माइनस वाई, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा हो गया ये। अरे भाई ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई ना उधर जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, हो गई। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। और आगे क्या लगाना है आपको, प्लस माइनस, आगे क्या लगाना है प्लस माइनस। अब x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, मतलब प्लस में भी माइनस में भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, x को रियल होने के लिए अंदर जो क्वांटिटी लिखी है उसको क्या होना पड़ेगा, सोचो 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 सोचो, क्या बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर या तो 0 आ सकता है या तो 0 से बड़ी क्वांटिटीज आ सकती हैं। हमेशा ध्यान रखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी होगा या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 0 से ग्रेटर हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर भाई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो तो आयोटा के फॉर्म में आएगा, मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो हमको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे फॉर एक्स टू बी अ रियल वैल्यू, फॉर एक्स टू बी अ रियल वैल्यू, मतलब x एक रियल वैल्यू होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है यानी कि y अपॉन 1 माइनस वाई, ये जो क्वांटिटी लिखी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब या ये तो 0 के इक्वल हो या 0 से क्या हो, ये ग्रेटर हो। बात समझ में आई। अब आप वहीं पे पहुंच गए जो बातें हमने आपको यहाँ पर बताई थी। ये एक इनइक्वालिटी है, ध्यान से चेक करिए, ये एक इनइक्वालिटी है, इसको आपको सॉल्व करना है, किसके लिए, y के लिए। तो इसमें आप खास बात क्या देखते हो बताओ, इसमें आप खास बात ये देखते हो, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए नीचे y का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो इसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करोगे पॉजिटिव, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, जगह कम है, फिर मैं इधर रब करके इधर कर दूंगा, ठीक है। चलो नीचे से माइनस कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा y अपॉन, नीचे से माइनस कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, समझ में आया, y पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अभी इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, जब हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। अब देखो ये माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बात क्या है सेम, तो हमने इस माइनस को ऊपर लगा दिया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, कोई डाउट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए नीचे तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y के आगे +1 है, लेकिन ऊपर y के आगे क्या है, -1 है, ठीक। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई ऊपर भी जब लीनियर पॉलिनोमियल दिखे और नीचे भी लीनियर पॉलिनोमियल दिखे तो x या y जो भी होते हैं उनके कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होने चाहिए, यानी कि y के आगे -1 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अपॉन y -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट में -1 से करो, 0 इंटू -1 क्या होता है, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि y अपॉन y -1 इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ, चलो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, y को आप क्या लिख सकते हो ऊपर, y -0, भाई y को y -0 भी तो लिख सकते हैं, y -0 y तो होता है, अपॉन y -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलिए अब क्या बताया था मैंने आपको, x की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमको उस पर भी कमेंट करना पड़ेगा अभी, ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको निकाल के साइड में रखना पड़ेगा। हाँ भाई चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था एक बार इसको 0 के इक्वल रखो और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो इससे आपको क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, बट आप कुछ भी नहीं लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, सिंपली y -0 इज इक्वल टू 0 रखिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y -0 यानी कि सीधे y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y -1 को 0 रखो, तो यहाँ से आपने y -1 को 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी कि आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, क्या क्या, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 मिला। अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबर लाइन बनानी है, ठीक है, तो आइए नंबर लाइन बनाते हैं।
यही बातें बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे जाके आपको ये दोनों पॉइंट मेंशन कर देने। कौन कौन से? 0 यहाँ कहीं आता होगा और 0 के राइट में 1 आता होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी आता होगा और इधर माइनस इन्फिनिटी आता होगा। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बताया था आपको, 3 इंटरवल दिखेंगे। देखो दिख रहा है, ये फर्स्ट इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ये दूसरा इंटरवल है 0 से 1 के बीच में, और ये तीसरा इंटरवल है 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। और हमने क्या बताया था, लेफ्ट से राइट की तरफ चलो और प्लस माइनस लगाते चलो। यहाँ लगाया प्लस, यहाँ लगाया माइनस और यहाँ लगाया प्लस, ठीक है। अब बताओ आप कौन सा रीजन चूज करोगे इसमें। यहाँ पर क्या है, लेस देन और इक्वल टू। जब लेस देन और इक्वल टू होता है, ठीक है, लेस देन, भाई जिसको, जहाँ से आपने, आप इसको मत देखिए, नो 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 नो, आप उस इनइक्वालिटी को देखिए जिस इनइक्वालिटी को आपने बना के एकदम बढ़िया किया। बना के बढ़िया करने का मतलब जिसमें y की कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, उस इनइक्वालिटी से हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि y इज लेस देन इक्वल टू होगा। अगर लेस देन और इक्वल टू होगा तो हम नेगेटिव रीजन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? नेगेटिव रीजन, ठीक है, हम नेगेटिव रीजन चूज करेंगे। और इसी का उल्टा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता तो हम ये वाला रीजन चूज करते, पॉजिटिव वाला, और ये वाला रीजन भी चूज करते, ठीक है। तो अभी तो हम नेगेटिव रीजन चूज करेंगे। इसका मतलब ध्यान से चेक करिए क्या, कि जो y की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो 0 और 1 के बीच में आएगी। यानी कि y बिलोंग करेगा किसको, y बिलोंग करेगा किसको, y बिलोंग करेगा 0, ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 तक। अब ध्यान दें, यहाँ पर इक्वल भी लगा है, यानी कि कहीं ना कहीं तो क्लोज होगा, चाहे यहाँ क्लोज हो और चाहे यहाँ क्लोज हो। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाइए इनइक्वालिटी में, चाहे तो आप इनइक्वालिटी में चले जाइए और चाहे तो आप x की जो हमने वैल्यू निकाली थी वहाँ पे चले जाइए, ठीक है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, आप चाहे यहाँ से देखें और आप चाहे यहाँ से देखें, ठीक। आपको 2 ही तो पॉइंट चेक करने, कौन कौन से, 0 और 1। 0 और 1 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 और 1 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। y सभी वैल्यूज ले सकता है यहाँ पे, ठीक है, y सभी वैल्यूज ले सकता है यहाँ पर। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पर है, एंड पॉइंट्स पे यहाँ पर। तो आप y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करो, चलो यहाँ पुट करो, सोचो अपने मन में, y की वैल्यू अगर हम क्या पुट करें, 0 पुट करें, नीचे कर लो पुट 0, 0 माइनस 1, तो नीचे 0 थोड़ी ना हो जाता है। ये नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है, बात समझ में आई, ये नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है। आप चेक करो और ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। कैसे ट्रू हो जाएगी, ध्यान से चेक करिए। y की वैल्यू ऊपर डालिए 0, तो 0 माइनस 0, ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 0 माइनस 1, माइनस 1 होता है, ठीक है। और 0 अपॉन माइनस 1 क्या होगा, 0 अपॉन माइनस 1 0 ही तो होता है, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यस, लेस देन और इक्वल टू लगा है, यानी कि इन दोनों बातों में से एक बात ट्रू होनी चाहिए कि या तो ये जो लेफ्ट वाली क्वांटिटी या तो 0 से छोटी हो जाए या तो 0 को इक्वल हो जाए। तो ये 0 0 के इक्वल ही तो होता है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू आ रही है, यानी कि 0 इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे। अगर हम यहाँ y की वैल्यू 0 डाल दें, सोचो तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 0 और नीचे आएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो 0 अपॉन 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 ही तो होता है, ठीक है। तो 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0, यानी कि प्लस माइनस 0। अब 0 प्लस माइनस तो होता ही, तो सिंपली 0 आ गया। और x क्या 0 हो सकता था, हाँ हमने कमेंट तो किया था क्या, कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बताया था आपको। तो इसका मतलब भाई y की वैल्यू 0 चलेगी, ऐसे करके हम चेक करेंगे। अब y 1 हो सकता है क्या, आओ जरा देखो, y को आप y इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ध्यान से चेक करिए, y की वैल्यू यहाँ 1 रखिए, यहीं पे प्रॉब्लम हो गई, आपको यहीं पता चल गया 1 माइनस 1, नीचे तो 0 हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, ध्यान से चेक करिए, y की वैल्यू 1 रखो इसमें, तो ऊपर आएगा 1 स्क्वायर रूट के अंदर और नीचे आएगा 1 माइनस 1, 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और x की वैल्यू उस तरीके से क्या आ जाएगी, और स्क्वायर रूट ऑफ नॉट डिफाइंड भी नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई, तो हमको पता ही नहीं कि x क्या है, नॉट डिफाइंड रियल नंबर के सेट में थोड़ी ना आता है। और x किसको बिलोंग कर रहा था, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है ना। तो इसलिए आपको 1 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। तो ये y इस इंटरवल में लाई करेगा, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1 तक। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे इस तरीके से दिखाएंगे कि यहाँ पर 0 पे हमने क्लोज सर्कल कर दिया और 1 पे हमने ओपन सर्कल कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई। और यही क्या है, इस फंक्शन की रेंज है, क्योंकि जो y था वो किसके इक्वल था, y f of x के इक्वल था, और f of x जितनी जो वैल्यूज देगा उसका ही जो सेट होगा वही तो रेंज होगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया आपका ये वाला इंटरवल। रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, ठीक है बच्चों। तो इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज ये वाला इंटरवल है, ठीक है, कर लीजिए।
लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या आपने अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में आपको थंबनेल पे ही दिख जाएगा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। तो वो टॉपिक जिसने पढ़ा होगा उसको ही ये बातें अच्छे से समझ में आएगी। देखिए बोल रहा है लेट एफ एंड जी मैप्स फ्रॉम आर टू आर। इसका मतलब पता है क्या, एफ कॉमा जी इन्होंने कर दिया है, वो कहना चाहते हैं कि एफ भी मैप कर रहा है कहाँ, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और जी भी मैप कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। तो चेक करो एफ और जी क्या हो गए, रियल फंक्शंस हो गए। क्या हो गए, रियल फंक्शंस। क्यों? क्योंकि रियल फंक्शन कौन होते हैं, जिनके डोमेन और को डोमेन या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये रियल फंक्शन हो गए। और अगर कोई दो फंक्शंस रियल फंक्शन है तो हम उस पर अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस वाले रूल लगा सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है x+1, जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन है 2x-1, फाइंड एफ प्लस जी, ठीक है। तो एफ प्लस जी जब हम इन दोनों फंक्शंस पे एडिशन करेंगे तो एक नया फंक्शन आएगा जिसको एफ प्लस जी बोला जाता है। और एफ प्लस जी ऑफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी डोमेन रेंज के बारे में भी कमेंट किया था हमने, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको। एफ ऑफ एक्स कितना होगा, x+1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x+1 और प्लस जी ऑफ एक्स कितना है 2x-1। तो जी ऑफ एक्स की आप क्या रख दोगे 2x-3 है ना, 2x-3। अब सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x और 1 और -3 -2 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर तो आ गया। f प्लस जी कितना हो गया दिस, ठीक है। f प्लस जी ऑफ x भी लिख सकते हो आप इसको। अब दूसरा आंसर करते हैं हम f माइनस जी। तो f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। ये बातें हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। f ऑफ x कितना है, x+1 है, और x+1 माइनस जब आप g ऑफ x करोगे तो g ऑफ x को आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, यानी कि 2x-3। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x+1 प्लस माइनस प्लस माइनस तो -2x और माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 2x माइनस x होगा +1 और +3 +4 होगा। इसको आप -x+4 बोलो या 4 -x बोलो, बात क्या है सेम है। तो ये आ गया आपके पास क्या, f माइनस जी, ओके। तो दिस इज f माइनस जी ऑफ x, या f माइनस जी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है हमारा। और लास्ट में आपको क्वेश्चन निकालना है f और g का। तो f बाय जी ऑफ x इज गिवन बाय, ये हमने पढ़ा था क्या कि f ऑफ x बाय जी ऑफ x। बट यहाँ पे एक सावधानी रखनी थी हमको क्या, कि ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन डोमेन, मतलब g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं। ऊपर रखना है हमको f ऑफ x कितना है x+1 और नीचे रखना है g ऑफ x। लेकिन ध्यान देना है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, तो इसको उठा के 0 के इक्वल रख दो, आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू 3/2, तो हमको साइड में लिखना पड़ेगा कि x कांट बी इक्वल टू 3/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी तो सोचो 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 - 3 नीचे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया आपका f बाय जी या f बाय जी ऑफ x भी आप इसको बोल सकते हो। कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन के कुछ इनपुट आउटपुट दिए हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं फंक्शन के। कह रहा भैया फंक्शन फ्रॉम z टू z, ये इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट को मैप करता है, ठीक है। डिफाइंड बाय ये फंक्शन की डेफिनेशन। बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ये लीनियर फंक्शन है, याद है, f ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, याद है। इस पर हमने डिटेल में वीडियो करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल भी हमने आपको सॉल्व कराया। कह रहा फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। तो जहाँ पर a और b कोई इंटीजर है, कह रहा है डिटरमाइन a एंड b, a और b आपको निकालना है। तो बहुत ईजी बच्चों, सॉल्यूशन वेरी इजी सॉल्यूशन। कैसे? अगर हम आप देखते हो ना कि सिंस 1,1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ फंक्शन 1,1 इसमें आता है इस फंक्शन में, इसका मतलब अगर इस फंक्शन में हम इनपुट क्या दें 1 तो आउटपुट क्या आएगा 1। इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक है ना, बात समझ में। तो f ऑफ 1 क्या आप निकाल सकते हो, ये इक्वेशन 1 सपोज हमने बना ली, ठीक है। अब f ऑफ 1 यहाँ से निकाल लीजिए, f ऑफ 1, तो इसकी जगह x की जगह 1 रख दो तो क्या आ जाएगा a इंटू 1 और प्लस b। तो यहाँ से f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 a इंटू 1 a और प्लस b, ये इक्वेशन 2। अब ध्यान से चेक करिए, f ऑफ 1 क्वेश्चन में कितना दिया था 1, और f ऑफ 1 हमने कितना निकाला a प्लस b। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के LHS कैसे हैं सेम, f ऑफ 1 तो RHS भी कैसे होंगे सेम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब देखो मैं यही वाला एलिमेंट क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ 0 अगर हम लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए -1। इसको हमने बना लिया सपोज
कोई भी इक्वेशन दे दो, ठीक है, इक्वेशन 4। अब f ऑफ 0 -1 ये तो क्वेश्चन में दिया है, और f ऑफ 0 हम भी निकाल सकते हैं। कैसे? फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा हो वहाँ 0 रख देंगे, यानी कि a इंटू 0 और प्लस b, यानी कि f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, a इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस b b आ गया, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 5th। अब आप क्लियरली, मैंने जानबूझ के ये एलिमेंट लिया था, क्यों? f ऑफ 0 निकालने से सीधे b आ जाएगा, और f ऑफ 0 कितना था, -1 था, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो फ्रॉम, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, ठीक है। दोनों के LHS सेम है, तो दोनों के RHS भी सेम होंगे। b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। अब ये b इज इक्वल्स टू -1 ले जाके आप इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में b की ये वैल्यू पुट करिए। चलिए पुट करिए, क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या था, 1 था, तो क्या करेंगे हम, a और प्लस b की जगह -1 रखेंगे, तो इज इक्वल्स टू 1। तो a और प्लस माइनस क्या होता है, -1 इज इक्वल्स टू 1। इस 1 को राइट में भेजो तो ये साइन चेंज कर लेगा अपना, तो a इज इक्वल्स टू 1 तो पहले से था, और -1 राइट में आके +1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो फाइनल आंसर इज a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -1। उन्होंने बोला था a और b इंटीजर है, हाँ बिल्कुल इंटीजर है। a क्या है, 2 जो कि एक इंटीजर है, और b भी क्या है, -1 जो कि एक इंटीजर है, ओके। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। कह रहा लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम n टू n। इसका मतलब आपको फील करना चाहिए क्या, कि रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा किसका, n क्रॉस n का, ठीक है। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी है कि रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट a और b बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा, a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा। मतलब थोड़ा सा फील करिए, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले बताओ n क्रॉस n आप बना सकते हो, मतलब सोच सकते हो मन में, सोचो सोचो, फील करो, फील तो करना पड़ेगा, ठीक है। n क्रॉस n वैसे तो कोई नहीं बना सकता है, बहुत बड़ा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, फिर भी n क्रॉस n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर के साथ निकालें तो 1,1 भी इसमें आ रहा होगा, इसमें 1,2 भी आ रहा होगा, इसमें 1,3 भी, इस तरीके से करते करते 1,n तक आ रहा होगा। अगर इसमें n नंबर है, फिर 2 की बारी आएगी तो 2,1 आ रहा होगा, इसमें 2,2 आ रहा होगा, 2,3 आ रहा होगा, तो अब आप समझ गए होगे, ठीक है। ये सेट कभी एंड नहीं होगा। 3,1 आ रहा होगा, 3,2 आ रहा होगा, 3,3 करते करते 3,n तक आ रहा होगा। अगर सेट n में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, n है, स्मॉल n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये आ रहा होगा 3,n तक, तो इस तरीके का कुछ आ रहा होगा, मतलब यहाँ ऐसा भी कुछ आ रहा होगा 1,000,1 फिर 1,000,2 है ना, समझ गए हो गया आप, ठीक है। तो ये अब इन्हीं एलिमेंट्स से निकाल के हमको सेट R को तैयार करना है जो कि एक रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे शर्त है क्या, कि आपको a और b ऐसे चूज करने हैं नेचुरल नंबर के सेट में से कि a इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, b स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, b स्क्वायर। मतलब अगर हम आपको बोलें कि रिलेशन में क्या 1,1 होगा, यस 1,1 यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला इज इक्वल्स टू दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करो, अगर हम दूसरे वाले का स्क्वायर करें, मतलब यहाँ पे ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हमको पहला वाला मिलता है, यस 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, ठीक। अब अगर हमने आपसे पूछा क्या इसमें 1,2 आ जाएगा इस रिलेशन वाले सेट में, नहीं, क्यों, क्योंकि जो दूसरे वाले का स्क्वायर है 2 का अगर हम स्क्वायर करें वो तो क्या होता है 4 होता है, वो 1 थोड़ी ना होता है। तो 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। बात समझ में आई। अगर हम आपसे पूछें कि इस सेट में, पहले बताओ इस सेट में कहीं ना कहीं 3,9 तो आता होगा, पक्का आता होगा यार, 3,9 भी आता होगा, 9,3 भी आता होगा इसमें, ठीक है। तो हमने बोला 3,9 रिलेशन में आता है। अब देखो a और b दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद वाले का स्क्वायर पहले वाले के इक्वल है क्या, चेक करो, ठीक है। बाद वाले का स्क्वायर पहले वाले के इक्वल है, बाद वाला नंबर क्या है 9 स्क्वायर तो 81 होता है, ठीक। एंड 3 इज नॉट इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, यानी कि बाद वाले का स्क्वायर पहले वाले के इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। क्या 9,3 यहाँ आएगा, सोचो 9,3 यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे, ये जो बाद वाला नंबर है 3, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या मिलता है हमको, 9 ही तो मिल जाता है। तो पहला वाला इज इक्वल्स टू बाद वाले का स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर, तो 9,3 इसमें अलाउड है, ठीक है। तो ये बात है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में, तो हमने बस आपको विजुअलाइज कराने के लिए बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है। बात समझ में, यानी कि इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस रूल को क्या करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है। आ जाइए, इन्होंने हमको बोला है आर द फॉलोइंग ट्रू। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ रहा है, ये रिलेशन तो है, बट क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक है। और ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होते हैं उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको दिल पे ये सब नहीं लेना है, इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना उन्होंने पूछा है उतना हम बताएंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव होता है, मतलब ट्रांजिटिव का डेफिनेशन होता है, पर जितना पूछा है उतना हम बताएंगे यहाँ क्लास 12 में, बाकी सब पढ़ेंगे। सॉल्यूशन
कह रहा है कि क्या a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट n? नो व्हाई? चेक करो, अगर हम इसको बच्चों हम काउंटर एग्जांपल से करेंगे। किससे करेंगे? काउंटर एग्जांपल से। आपके मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग करके ही है ना एनसीईआरटी में, पीछे देखिएगा आप जाके, सबसे लास्ट चैप्टर आई थिंक कहीं पे है, प्रोबेबिलिटी या कहीं पे मैथमेटिकल रीजनिंग है शायद आपका स्टैटिस्टिक्स से पहले, ठीक है, चैप्टर नंबर 14। तो मैथमेटिकल रीजनिंग को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कुछ नहीं आएगा। हाँ भाई, कुछ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बट मेरे ख्याल से कि क्लास 11 का मैथ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग ही पढ़ना चाहिए। उसी में तो सब कुछ बताया गया है, ठीक है, कि कैसे हमको सोचना है, और दिस इम्प्लाइज इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब इन सब का मीनिंग सब वहाँ पे बताया मैंने। उसके 44 पार्ट्स बनाए हुए हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता कि आपकी बुक में दिया हो वो बेवजह दिया हो, ठीक है। तो ये सब कहने की बातें हैं। जो एग्जाम में नहीं आता है, जिसका वेटेज नहीं है, पक्का वो किसी चैप्टर से रिलेटेड ज़रूर होता है, और मैथमेटिकल रीजनिंग तो पूरे मैथ से रिलेटेड है। फिर भी बोला जाता है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों बोलते हैं स्कूल्स में। चलिए कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है भाई, आप पढ़ लो उसको, आपको देखना आपका ब्रेन थोड़ा सा ट्रेन हो जाएगा। चलो देखते हैं, a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाता है काउंटर एग्जांपल। सुनो, काउंटर एग्जांपल का मतलब होता है कि मैथ्स में अगर आपको कुछ गलत प्रूफ करना है ना, तो आप एक एग्जांपल लेके उसको गलत प्रूफ कर सकते हो, आप एक एग्जांपल लेके उसको काउंटर कर सकते हो, उसको गलत प्रूफ कर सकते हो। तो आइए देखता हूँ मैं, अगर हमने एक एलिमेंट चूज किया, लेट a इज इक्वल्स टू, अगर हमने 2 चूज कर लिया मान लीजिए, ठीक भाई, a किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को, तो a इज इक्वल्स टू मैंने 2 ले लिया, और 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट है, यस 2 नेचुरल नंबर के सेट में आता है। अब क्या 2,2 is 2,2 belongs to relation? Answer is no. No, 2,2 does not belongs to relation. Why? Because पहला वाला is not equals to दूसरे वाले का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, a is not equals to b का स्क्वायर। b क्या है आपका? 2। a क्या है आपका? 2। तो b का स्क्वायर करोगे यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा? 4। तो 4 जो है वो 2 के इक्वल थोड़ी ना है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब 2,2 इस रिलेशन में नहीं हो सकता। इस तरीके से आप a कुछ भी चूज कर लो, कुछ भी चूज कर लो, कोई भी नेचुरल नंबर चूज कर लो। अब बच्चे बोलेंगे अगर हम a1 चूज कर लें तो वो तो रिलेशन में होगा। अरे भाई, मैंने क्या बोला, आपको काउंटर एग्जांपल लेना है, ठीक है। काउंटर एग्जांपल में अगर आप एक वैल्यू के लिए भी उसको फेल कर दोगे तो वो फेल हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला फॉर ऑल, फोकस करिए, फॉर ऑल। वो पूछ रहे हैं a, a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं क्या सबके लिए a, a बिलोंग्स टू रिलेशन होगा? नहीं, केवल 1,1 होगा, बाकी कोई नहीं होगा, है ना। वो तो सबके लिए पूछ रहे थे, तो ये तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इसका रीजन आप ऐसे काउंटर एग्जांपल से दे सकते हो। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। आप a की वैल्यू 3 चूज करो मान लो, तो अगर आपने a की वैल्यू क्या चूज करी? 3, तो 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन? हियर a बिलोंग्स टू, a जो हमने चूज किया नेचुरल नंबर के सेट में है, बिल्कुल सही है। बिकॉज पहला वाला इज नॉट इक्वल्स टू दूसरे वाले का स्क्वायर। पहला वाला इज नॉट इक्वल्स टू दूसरे वाले का स्क्वायर। दूसरे का स्क्वायर तो 9 है, और 3 9 के इक्वल थोड़ी ना होता है। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये रिलेशन वैलिड, मतलब a, a रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये पार्ट 1 आपने कर लिया, ठीक। अब करते हैं इसका क्या, पार्ट 2। पार्ट 2 में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कह रहे हैं कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन हो, ठीक है। a, b बिलोंग्स टू रिलेशन हो, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि b, a बिलोंग्स टू बी रिलेशन हो, ठीक है। अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन हो तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि b, a बिलोंग्स टू रिलेशन हो? तो इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, आपने लेट a चूज किया आपने 9, ओके 9, और b चूज किया आपने 3, तो a, b का मतलब 9,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? है भाई, कैसे? बिकॉज और हाँ, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, क्योंकि a और b जो होनी चाहिए वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। तो a, b मतलब आपको ऐसा लेके चलना है, और उसकी हेल्प से आपको चेक करना है ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तभी ये रिलेशन ट्रू होगा, नहीं मतलब तभी ये जो भी दिया है स्टेटमेंट ये ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। तो हम ऐसा लेके तो चल गए। हमने दिमाग में 2 नंबर सोचे, 9 और 3, जो इस रिलेशन को फॉलो करते होंगे। किसको? ये वाले रूल को। क्या कि पहला वाला इज इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर। क्या ऐसा है? हाँ है। हमने क्यों बोला कि 9,3 बिलोंग्स टू रिलेशन एज, आगे हम लिखेंगे एज, मतलब क्योंकि हमको पता है कि पहला वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? दूसरे वाले का स्क्वायर ही तो है। पहला वाला इज इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाले रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है।
बट दिस नॉट इम्प्लाई बट दिस नॉट इम्प्लाई व्हाट, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई, व्हाट डज नॉट इम्प्लाई, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई कि इसको अगर हम पलट दें, चेक करो, b, a कर दें, मतलब इसको फ्लिप कर दो, 3, a बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी हो कि 3, 9 भी रिलेशन को बिलोंग करे। क्यों? क्योंकि कारण चेक करिए, ठीक है, कारण चेक करिए, यहाँ पर पहला वाला इज नॉट इक्वल्स टू दूसरे वाले का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो तो 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, 381 के इक्वल थोड़ी ना होता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो कारण आपको ऐसे एग्जाम में देना है, ठीक है, बट मतलब ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट दिस डज नॉट एम्प्लाई दिस डज नॉट एम्प्लाई कि 3, 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या कि हेंस इफ a, b belongs to relation, then it not imply what कि b, a belongs to relation। बात समझ में आई? तो ये फॉल्स हो गया। अब हम करते हैं थर्ड वाला, ठीक है। तो आपने देखा ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम इसकी ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं कि ये ट्रांसिटिव है कि नहीं है, मतलब यही ट्रांसिटिविटी की कंडीशन होती है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये जो a, b, c होंगे, ये 3 नेचुरल नंबर आपको चूज करने हैं। तो मैंने 3 नेचुरल नंबर चूज करे, लेट a इज इक्वल्स टू 16 और b इज इक्वल्स टू 4 और c इज इक्वल्स टू 2 मैंने चूज किया, ठीक। अब कल मैंने आपको क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये और ये लेके चलना है और उसकी हेल्प से आपको चेक करना है कि ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही रीज़न है कि मैंने a कितना चूज़ किया, 16 एंड 16 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b चूज़ किया 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और c चूज़ किया 2 और 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, मैंने जानबूझ के a और b क्या लिए, 16, 4, ताकि a, b बिलोंग्स टू क्या हो जाए, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि ध्यान चेक करो, पहला वाला इज द स्क्वायर ऑफ, पहला वाला इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ दूसरा वाला, यानी कि दूसरे वाले का जो स्क्वायर होता है वही तो पहला वाला होता है। तो 16 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 का स्क्वायर, ठीक। ऑल्सो आप ध्यान से चेक करें कि b, c भी, यानी कि 4, 2, ये रहा b, c बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। वाई? क्योंकि ये भी किसको फॉलो कर रहे हैं, पहला वाला इज इक्वल्स टू दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। बट बच्चों ध्यान से चेक करिए, बट इट नॉट एम्प्लाई या दिस डज नॉट एम्प्लाई, दिस डज नॉट एम्प्लाई दैट a, c belongs to relation, c, 2 belongs to relation। क्यों? as we know that कि यहाँ पर 16 is not equals to 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहे थे, b, c, ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, ये रहा आपका b और ये रहा आपका c। तो a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहे थे, b, c रिलेशन को बिलोंग कर रहे थे, बट a, c, यही तो पूछा था ना, a, c करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो बट a, c रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और हम नीचे लिख सकते हैं क्या कि इफ hence if a, b belongs to relation, b, c belongs to relation, this does not imply, ये ज़रूरी नहीं है कि a, c भी रिलेशन को बिलोंग करें। ऐसे करेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये कुछ लैंग्वेज आपको इसमें एग्जाम में लिखनी होगी, तो मैंने पहले ही लिख ली है। ये सेट A दिया है और ये सेट B दिया है, एंड ये f डिफाइंड है कुछ इस तरीके से। f की डेफिनेशन दी है, इनपुट 1 डालोगे आउटपुट 2, इनपुट 2 डालोगे आउटपुट 9, इनपुट 3 पे आउटपुट 1, 4 पे 5, 3 पे 1। आउटपुट का मतलब इमेज, ठीक है। 2 पे इमेज 11 है, 4 पे 5 है, इस तरीके से। कह रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, पार्ट 1 कह रहा है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। क्या f रिलेशन है फ्रॉम सेट A to B। अब सुनो, आप एक काम तो मैं आपको दे रहा हूँ, वो मैंने नहीं किया है। आप क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो, A क्रॉस B तो निकाल सकते हो ना। हाँ, A क्रॉस B अगर आप निकालोगे तो क्या क्या आ जाएगा उसमें, 1, 1,
ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 1,5। इस तरीके से आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद निकालेंगे एग्जाम में, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। तो बिकॉज इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 यहाँ है और 1 2 3 4 5 6 24 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो आप क्लियरली ध्यान से चेक करिएगा, ये जो f इन्होंने हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये f सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा कि नहीं, चेक करो। f का हर एक एलिमेंट, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, सेकंड वाला, हर एक एलिमेंट कहाँ से आया है, A क्रॉस B से। और यही डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी क्या, कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती थी, रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज डिफाइंड एज कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो ये जो F है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। इसका मतलब ये दिया गया F क्या है, रिलेशन है। तो चेक करिए, यही आपको थ्योरी एग्जाम में लिखनी, पार्ट 1 का आंसर यहाँ लिखा है। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। इट इज ऑब्जर्व दैट, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या, कि F इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दस F इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। ये हो गया। अब पार्ट 2 देखिए, कह रहा है कि क्या f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B। हाँ भाई, फंक्शन में नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर अगर आप लें तो उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर पेयर और ये दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर मैंने लिए और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं हुआ, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे ये सेट A है और ये सेट B है। तो सेट A में जो एलिमेंट आ रहा है 2, उसकी दो इमेज है। कौन कौन, 2 पे 9 भी आ रहा है और 2 की इमेज 11 भी आ रहा है। तो इसको हमने आपको बताया था फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। क्या होता है फंक्शन, एक पॉइंट से ऐसे 2 एरो नहीं निकले होने चाहिए, बल्कि ऐसा हो सकता है, जो कि मैनी वन का एग्जाम्पल होता है, आप क्लास 12 में पढ़ोगे। तो ये फंक्शन नहीं होता है, तो ऐसा हो गया। तो फंक्शन नहीं है, तो एग्जाम में कैसे लिखें, एग्जाम में लिखेंगे सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 के बारे में आपको कमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 करस्पॉन्ड टू 2 डिफरेंट इमेजेस, इस 2 की 2 डिफरेंट इमेजेस, दैट इज व्हाट 9 एंड 11, thus f is a relation but this is not a function, thus f is not a function। तो रिलेशन f is not a function हमने इसलिए बोला है क्योंकि f रिलेशन तो है, because f is the subset of A क्रॉस B, बट ये फंक्शन नहीं, तो रिलेशन f is not a function। नंबर 11 कह रहा लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय f इज इक्वल्स टू ab कॉमा a प्लस b। बच्चों देखिए, इसको आप थोड़ा सा पहले आपको फील करना पड़ेगा, पता है। इसका मतलब ये है कि जो ये f दिया हुआ है, ठीक है, f रिलेशन तो होगा पक्का, हमको ये चेक करना है कि f फंक्शन है कि नहीं, यही पूछा इन्होंने, इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें आपको फील करना है, क्या फील करना है, इसके जो इनपुट्स होंगे ना, यानी कि a इंटू बी होंगे, वो सुनो बच्चों, a इंटू बी बिलोंग करेंगे किसको, ध्यान से सुनो मेरी बात, a इंटू बी बिलोंग करेंगे किसको, a इंटू बी बिलोंग करेंगे डोमेन को, ठीक। और जो इसका आउटपुट आएगा, a इंटू बी देने पर जो आउटपुट आएगा, ये एक ऐसा रिलेशन है कि जो आउटपुट आपको a प्लस बी देगा। तो जो a प्लस बी होंगे वो बिलोंग करेंगे किसको, कोडोमेन को, ठीक है। ये आपको फील करना, मतलब समझिए जरा, यहाँ सभी a इंटू बी आएंगे और यहाँ सभी a प्लस बी आएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जरा आप समझिए जरा एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, इससे पहले आप एक चीज़ और पढ़िए, वो क्या कहते हैं कि a और b जब आप चूज करें तो वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर। तो लेट हमने a चूज किया कितना, a चूज किया हमने 2, ठीक है, और b चूज किया हमने 6, ठीक। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा 2 इंटू 6, यानी कि कितना आ जाएगा 12। हमने क्या बताया था, a इंटू बी कहाँ आएगा, डोमेन में, और a इंटू बी हमारा कितना आया है, 12 आया। तो ये 12 यहाँ पे हमने डोमेन में डाल दिया, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक। अब a प्लस बी निकालिए, ठीक, a प्लस बी निकालिए, यानी कि 2 प्लस 6 कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 को डाल दीजिए आप, a प्लस बी को डाल दीजिए कहाँ, कोडोमेन में, ठीक है, यानी कि 12। अब बात आप समझ रहे हो कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर हम इनपुट कितनी डालें, 12, तो आउटपुट हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है, ठीक है। इस रूल के हिसाब से इनपुट अगर हम a इंटू बी डालें तो आउटपुट हमको a प्लस बी मिल जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये तो हमने आपको दिखाया। अब हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल्स टू -2 चूज किया और b इज इक्वल्स टू -6 चूज किया, ठीक। तो a इंटू बी कितना होगा बताओ, a इंटू बी होगा -2 इंटू -6 होगा, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। जरूरी नहीं कि आप 2 और 6 लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 3 और 4 ले लो, फिर -3 और -4 ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप 2 और 9 ले लो, फिर -2 और -9 लेके इस क्वेश्चन को कर लो। बताता हूँ मैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो आपने a और b जो चूज किया वो इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है और b भी क्या है, इंटीजर है। ये सब इंटीजर, 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, 6 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर।
और दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और खास बात ये है क्या कि ये मैप कर रहा है आपका ये जो भी रिलेशन है, अभी तो ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, अभी हम चेक करेंगे। तो ये जो भी रिलेशन है z टू z मैप कर रहा है, ये भी सेट z है और ये भी सेट z है, यानी कि a इंटू बी जो आया है आपका, a इंटू बी जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, डोमेन। और डोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। इसी तरीके से a प्लस बी भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। आ तो रहा है, ध्यान से चेक करो, a प्लस बी भी इंटीजर है और देखो ये भी 12 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, ठीक। इसी तरीके से आपने यहाँ निकाला तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 6 12, और ये इंटीजर है तो a इंटू बी क्या आ गया, 12 आ गया। और a प्लस बी अगर हम निकालें तो a की जगह -2 और प्लस b की जगह क्या रखना है हमको, -6, तो क्या आ जाएगा, -2 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो कितना आ जाएगा, -8, और -8 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 12 को हमको कहाँ डालना है, डोमेन में, क्योंकि a इंटू बी कहाँ आता है, डोमेन में, तो डोमेन में ही पड़ा हुआ है। और -8 को हमको कहाँ डालना है, को डोमेन में। ये मैं आपको सिर्फ इतना चेक कराना चाहता था एग्जाम्पल देके कि ये फंक्शन नहीं है, ध्यान से चेक करो, ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 12 की 2 इमेजेस आ रही हैं, 8 और -8। बात समझ में आ गई। आप कोई और भी एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाया, तो ये फंक्शन नहीं है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ये थ्योरी आपको यहाँ पर लिखनी है, हमने पहले लिख के रखा ताकि टाइम बचे। वी नो दैट अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। वी नो दैट अ रिलेशन होना चाहिए था, यहाँ फंक्शन नहीं होना चाहिए था, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू, क्योंकि रिलेशन ही क्वालिफाई होता है किसके लिए, फंक्शन के लिए। फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, ये हमने लिखा है, when relation we know that a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of A has unique images in set B. every element of A, set A तो पहला वाला सेट होता है, इसका हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट में यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन कहाँ हुआ, 12 की तो यूनिक इमेज नहीं आई, 12 की तो 2 इमेजेस आ गई, क्या क्या 8 और -8, इसलिए रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है। तो हम फिर क्या लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये सब करने के बाद हम बोलेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट the same first element that is 12, the same first element that is 12 correspond to two different images that is 8 and -8, thus relation f is not a function। ठीक है, तो ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने लास्ट में लिखा है thus relation f is not a function। आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी, ठीक है, ज़रूरत तो पड़ेगी ऑब्वियसली, तो अगर मुझे रिस्पांस मिलता है, बच्चे विजिट करते हैं चैनल को, और अगर आपको डोमेन और रेंज निकालने वाले क्वालिटी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि 11th क्लास में बच्चे मस्ती करते हैं, पढ़ते वैसे ही नहीं है ना, तो इससे बढ़िया हम 12th क्लास का कंटेंट बनाएं। तो बेसिक्स तो आपके सभी क्लियर कर दिए, पर फिर भी डोमेन और रेंज के अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो हम कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस इसके बाद लेके आएंगे, इसी प्लेलिस्ट में हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेट दिया है, एंड एफ मैप फ्रॉम ए टू एन वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ए क्या है, ए ये रहा। यानी कि आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा क्या, कि ये जो फंक्शन है ये मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, ये मैप कर रहा है सेट ए से नेचुरल नंबर पे, एफ मैप फ्रॉम ए टू नेचुरल नंबर, यानी कि सेट ए क्या है, इसकी डोमेन, और एन क्या है, कोडोमेन, ठीक है। अब सेट ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, सेट ए में आ रहे हैं 9, 10, 11 और 12 और 13। अब आप ध्यान से चेक करिए, इन्होंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको इस बार अजीब सी दी है, कह रहे हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अब फाइंड द रेंज ऑफ एफ। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये एन क्या है, बच्चों ध्यान से सुनिए, यहीं से आपको पता होना चाहिए एन क्या है। एन क्या है, एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन का मतलब क्या है कि फंक्शन में हमको इनपुट एन डालना है। एक बात बताओ, इनपुट कहाँ से आते हैं, डोमेन से ही तो आते हैं। इसका मतलब एक बात तो पता चल गई क्या, कि जो एन होगा स्मॉल एन, ये बिलोंग करेगा किसको, डोमेन वाले सेट को, और फंक्शन एफ की डोमेन क्या है, यानी कि एन बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि एन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो जवाब है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी n हो सकते हैं। यानी कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, तो n की वैल्यू 9 हो सकती है, n की वैल्यू 10 हो सकती है, n की वैल्यू 11 हो सकती है, और n की वैल्यू 12 हो सकती है, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 13 हो सकती है। बात समझ में आई। अब वो क्या कहता है, जब आप इसमें इनपुट n डालोगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ये रहा, क्या मिलेगा, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n मिलेगा आपको। तो समझिए जरा, तो f ऑफ n की वैल्यू लेते जाओ, क्या क्या ले सकते हो, 9। तो जब हमने f ऑफ 9 निकाला तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n की जगह इस बार क्या है 9।
तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ 9 क्या आना चाहिए, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 आना चाहिए। हाँ भाई 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टर को मैं पीएफ लिखने जा रहा हूँ शॉर्ट में, प्राइम फैक्टर ऑफ 9। पहले तो 9 के प्राइम फैक्टर बताइए, प्राइम फैक्टर करने आते हैं ना, हाँ 9 के प्राइम फैक्टर नहीं कर पाओगे, 3 इंटू 3 और ये यानी कि 3 केवल 3 ही 9 का प्राइम फैक्टर होता है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज व्हाट 3, ठीक। अब मुझे बताओ जब प्राइम फैक्टर ऑफ 9 3 ही है तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 ही तो है, तो यही इसका हाईएस्ट है। अगर 2-3 फैक्टर आते तो हम उसमें से हाईएस्ट चूज करते हैं, तो ये 3 है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट इनपुट डालो आप 10, यानी कि एफ ऑफ 10 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। हाँ भाई 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है, तो पहले तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसका, 10 का। 10 के प्राइम फैक्टर बताइए, 2 इंटू 5, एक प्राइम फैक्टर इसका 2 है और क्या दूसरा क्या 5, 2 5 दे जो 10 होता है। 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। बात समझ में, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऐसे नंबर्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर दें। तो चेक करो 2 भी तो 10 को डिवाइड करता है और 5 भी 10 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 भी 10 का फैक्टर है और 5 भी 10 का फैक्टर है, लेकिन 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, इसलिए 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर हैं किसके, 10 के। अब इसमें से चेक करो इन दोनों फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन है, 2 हाईएस्ट है कि 5, कौन बड़ा है, 5। तो इसका मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज व्हाट 5। बात समझ में आई। अब एफ ऑफ 11 निकालो, तो बहुत इजी है, 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 11 का एक ही प्राइम फैक्टर होगा, दैट इज व्हाट 11, यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज इक्वल्स टू व्हाट 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज 11। बात समझ में आई। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 12। हाँ भाई 12 के प्राइम फैक्टर बताइए, 12 के प्राइम फैक्टर बताइए, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 बताइए क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4 3 12, यानी कि एक तो इसका प्राइम फैक्टर 2 है, 2 को 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। एक तो प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरा 3 है, 2 और 3 में हाईएस्ट कौन है, 3 है। तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज व्हाट 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एफ ऑफ 13 निकालो, तो 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 का प्राइम फैक्टर 13 ही होगा और वही हाईएस्ट होगा, एक ही प्राइम फैक्टर है, तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इज व्हाट 13। अब आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, ये नेचुरल नंबर का सेट था, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, सब कुछ आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम तो दिखा भी नहीं सकते तो हमने ऐसे डैश डैश लगा दिया। ये आपके विजुअलाइजेशन के लिए हमने 2 सेट बनाए हुए हैं, बिकॉज ये फंक्शन मैप कर रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट एन। तो ध्यान से समझिए, जब आप इस फंक्शन में इनपुट 10 देते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलता है 5। मतलब इस फंक्शन में इनपुट कहाँ से लेने हैं, सेट ए से लेने हैं, तो सेट ए के एक इनपुट हम इसमें लेते गए, ठीक है, क्योंकि सेट ए फंक्शन की डोमेन है, ठीक। और जो भी इनपुट आप लेते हो तो ये फंक्शन कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है, कुछ ऐसा बनाया गया है फंक्शन कि ये काम क्या करता है, ये क्या ऑपरेशन करता है, ये ऑपरेशन करता है कि जो भी इनपुट दिया है उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर दे देता है। तो 9 आप इनपुट दोगे तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपको 3 मिल जाएगा, यानी कि 9 मैप करेगा किससे, 3 से, ठीक। फिर आपने 10 दिया तो 10 मैप करेगा किससे, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आ जाएगा 5। फिर इसी तरीके से 11 आपने एज अ इनपुट दिया तो आपको 11 ही मिल गया, यानी कि 11 यहाँ आएगा कहीं, इस सेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 11 12 13 तक तो लेना है हमें, ठीक है। 11 मैप करेगा किससे, 11 से। फिर आपने जब 12 एज अ इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिला 3, यानी कि 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या 12 है हमारे पास यहाँ पर, यस 12 है, और 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3, ओके। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पर कहीं ये जिक्र नहीं किया गया है कि एफ एक फंक्शन है, आपने इस बात को गौर किया, हाँ एफ एक फंक्शन तो नहीं है, क्यों नहीं फंक्शन है, क्योंकि ओके सॉरी एफ फंक्शन है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैनी वन हो गया, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ये देखिए ये ऐसे वाले एरो अलाउड हैं, 9 की भी यूनिक इमेज है 3 और 12 की भी यूनिक इमेज है 3, है ना। और अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिखना चाहें तो 9 पे 3 आ रहा है और 12 पे 3 आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, हाँ फंक्शन है, सॉरी। चलो तो ये हो गया, ठीक। चलो अब जब आपने 13 इनपुट दिया तो आपको 13 मिला, तो 13 मैप करेगा किससे 13 से, तो ये इसका विजुअलाइजेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका विजुअलाइजेशन है। अब आप मुझे बताइए क्या कि अगर इस फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे आप, f इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 9 पे क्या आता है 3, तो 9, 3,
ठीक है। 10 पे क्या आता है, 10 पे 5 आता है तो 10,5, ठीक है। 11 पे क्या आता है, 11 पे 11 आता है तो 11,11। 12 पे क्या आता है 3 तो 12,3 और 13 पे क्या आता है 13 तो 13,13। अब आपको इस फंक्शन की क्या बतानी थी, रेंज। तो द रेंज इज द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द फंक्शन। तो रेंज एक सेट होगा किसका, ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स का, ठीक है। तो 3 आ जाएगा इसमें, 5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 3 तो हो चुका है तो 13 आ जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रेंज। 3, 5, 11, 13 एलिमेंट्स को लेके हमने एक सेट बना लिया। तो रेंज ऑफ एफ लिखना चाहिए था हमें यहाँ, रेंज ऑफ एफ की रेंज पूछी थी। तो ये वाला जो सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 3, 5, 11, 13, ये क्या है, रेंज है फंक्शन एफ की। तो स्टूडेंट्स फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ओके। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आर.डी. शर्मा से मैंने कर दिया था, कोई पढ़ता नहीं है बिकॉज बहुत लेंदी हो जाता है। तो कोशिश करेंगे अगर एनसीईआरटी से हो पाया तो हम इसको जल्द ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें।